एक बार फिर से मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा, जिसे अपन डिफ़िकल्ट टॉपिक मानते हैं, वो टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। आपसे निवेदन करूँगा कि मित्रों इस वीडियो को आप पूरी देखना, शुरू से लेकर एंड तक, तब जा कर के हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता लगेगा। शुरुआत की जो एक दो वीडियो हैं वो हमें मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक तारतम्यता होता है हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक तारतम्य होता है। यदि शुरुआत के टॉपिक जो हम तारतम्यता से जुड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों को अपन देख लेते, जो उन्हें अपन इंग्लिश में बेसिक नॉलेज कहते हैं, यदि वो हमें कंप्लीट हैं तो फिर आगे चलने की रूपरेखा हमें अपने आप ऑटोमेटिकली रूप में समझ में आ जाती है। इसलिए निवेदन है आपसे कि शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को आपको पूरी देखना है। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। काफ़ी दिनों से बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर हिंदी साहित्य का इतिहास कब स्टार्ट करा रहे हो, तो आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, आपको पता होगा ये 16 नंबर का टॉपिक है, जिसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 इंटू 4, 16 नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्य का और डिफ़िकल्ट भी है। और ये जब चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, किसी भी कंपटीशन में अपन जाएंगे तो वहाँ ये हमारे सामने उपस्थित रहते हैं टॉपिक। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, सारे सिलेबस में ये टॉपिक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आगे की क्लासों में भी। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में बांट दिया था। फिर उसके बाद भक्ति काल के रूप में, रीतिकाल के रूप में ये बांटा था। और स्टार्ट करेंगे आज हम, शुरुआत करते हैं आधुनिक काल के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में आधुनिक काल है। इससे पहले जो काल थे वो कक्षा 11वीं में, तो हम आधुनिक काल की बात करते हैं। मित्रों, तो आधुनिक काल बहुत बड़ा है, कैसे इसकी रूपरेखा पड़ी, आज हम फर्स्ट वीडियो में इसके परिचयात्मक ढांचे से रूबरू होंगे। आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसकी पृष्ठभूमि हुई, क्यों इस काल का उदय हुआ, नामकरण किन किन रूपों में रखा गया, किन किन लेखकों ने इसका नामकरण अपने मतानुसार रखा, इसके नामकरण में किन किन बातों का योगदान रहा, ये सारी चीज़ें आज हम आधुनिक काल के रूप में पढ़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले अपन इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है हमारा आधुनिक काल। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, यानी इस काल का जब उदय हुआ था तो उस उदय में क्या बातें रहीं कि आधुनिक काल का उदय हुआ। तो मैं ये कहूँ कि कोई भी कारण हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी युग हो, तो उस युग का जब उदय होता है तो कोई ना कोई तत्कालीन परिस्थितियाँ होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थिति होती हैं, तब जा कर के कोई चीज़, कोई युग उदय होता है। तो प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का योगदान रहा है। कि इसकी जो पृष्ठभूमि में किन किन चीज़ों का योगदान रहता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो पहली जो बात है इसकी वो देखो, मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन कहते हैं उस समय के,
तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का महत्व रहता है। ये जो तत्कालीन उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का महत्व उस समय के युग में रहता है। दूसरा, क्यों हुआ ऐसा, इस आधुनिक काल का विकास उदय क्यों हुआ? तो पहला तो ये कि उस समय ये परिस्थितियों का योगदान रहता है, और दूसरा उस समय क्रांति चली थी 1857। इसे भारत हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये आज का जो टॉपिक है आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, पूरा जनरल नॉलेज पर फोकस है। ऑल कंपटीशन के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। 1857 की क्रांति ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। और एक तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि अंग्रेज सरकार का हमारे ऊपर एक बहुत दमनात्मक रवैया चल रहा था, कठोर रवैया चल रहा था, और हमें कुचला जाता था, हमारी भावनाओं को दबाया जाता था। इस दमनात्मक रवैये के फलस्वरूप उस समय के कवियों को ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि विदेश की, हमारी जो देश की जनता है उसको अंग्रेजी शासन की अच्छाई और बुराई पता लगना चाहिए। तो उन्होंने अंग्रेजी शासन की बुराइयों को अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारी जनता को बताया। तो तीसरी जो बात थी कि अंग्रेजी सरकार के दमनात्मक रवैये, अंग्रेजी सरकार के दमनात्मक रवैये के फलस्वरूप कवियों को ये आवश्यकता होने लगी कि देश की जनता को अंग्रेजी जो शासन है, अंग्रेजी जो सरकार है, उसकी अच्छाई उसकी बुराइयों का पता लगे। अंग्रेजी शासन अच्छाई, देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई और बुराई का पता लगे। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि में मैंने आपके सामने बात रखी कि कोई भी युग हो, कोई भी बात हो, कोई भी कहानी, कोई भी घटना, तो उस घटना की पृष्ठभूमि में वह उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का महत्व रहता है। ये परिस्थितियाँ उस समय की रही थी जिसके कारण आधुनिक काल का जन्म हुआ। और उस समय 1857 की क्रांति हुई तो उसने एक नई चेतना को जन्म दिया। अंग्रेज सरकार का दमनात्मक रवैया चल रहा था, फलस्वरूप उस समय के कवियों को ये आवश्यकता होने लगी
कि ये देश की जनता को पता लगे कि अंग्रेजी शासन की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इसलिए ये आधुनिक काल का उदय हुआ। अब अपन देखते हैं कि जैसे जैसे आधुनिक काल का उदय होता गया तो आधुनिक काल की ओर अपन बढ़े कैसे, उस समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या रही। तो आधुनिकता की ओर जैसे हमने कदम बढ़ाए तो उस समय कुछ घटनाएं घटी और उस आधुनिक काल की प्रमुख घटनाओं का मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। ध्यान से सुनते जाना आज की इस क्लास को, मिस मत करना। हिंदी साहित्य के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए। आपकी क्लास आप मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी। आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम एवं प्रमुख घटनाएं। मित्रों, अब इस आधुनिकता की ओर जो हमारे कदम बढ़ रहे थे और उस समय इस युग में प्रमुख घटनाएं भी घटी थी, वो घटनाएं देखते चलना आप। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं इस देश में घटी थी। उस समय संस्थाओं की स्थापना भी इस देश में हुई थी। तो कुछ घटनाओं की ओर अपन फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले घटना ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और आप सबको पता होगा कि राजा, ये जीके का भी प्रश्न है, इस याद रखना है आपको, राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद एक और समाज की स्थापना हुई और वो था प्रार्थना समाज की स्थापना। 1867 में आत्माराम पांडुरंग दो हुई, एक तो ब्राह्मण समाज की स्थापना, एक प्रार्थना समाज की स्थापना। एक हुई 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, एक 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और उसी समय एक और बहुत महत्वपूर्ण समाज की स्थापना हुई जिसका नाम था आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की और ये स्थापना भी 1867 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना, इसी युग में एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और उसको किया था स्वामी विवेकानंद ने। और इसी युग में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी समय गांधी जी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ था। और इसी समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी होने लग गया था। अंग्रेजी हिसाब के स्कूल कॉलेज भी खुलने लग गए थे। और इसी समय मेन चीज़ जो थी प्रेस की स्वतंत्रता।
आदि ये आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम थे, या मैं यूँ कहूँ आदि महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनमें ब्रह्म समाज की स्थापना, बहुत याद रखने आपको, चाहे वो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की, रामकृष्ण मिशन की, कांग्रेस पार्टी की, गांधी जी का भारतीय राजनीति में उदय, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और अंग्रेजी ढंग के स्कूलों का उदय हुआ। ये तमाम घटनाएं उस समय घटी थीं। अब हम इसकी समय सीमा देख लेते हैं। ये तो रही मेरी पृष्ठभूमि और घटनाएं। अब अपन आधुनिक काल के बारे में और देख लेते हैं साहब। सबसे पहले आधुनिक काल का अपन विभाजन करते, क्योंकि हमारा टॉपिक आधुनिक काल है तो हम आधुनिक काल को भी बांट लेते हैं। अभी अपन कोई टॉपिक नहीं चल रही, इसकी भूमिका बना रहे बस, क्योंकि जब ये याद हो जाएगा तो अपन बिल्कुल फटाफट उसको देखते चलेंगे। सबसे पहले हमने बांट दिया आधुनिक काल को, बांट रहे हैं हम। सबसे पहला बांट दिया भारतेंदु युग। याद रखना मित्रों, बहुत याद रखना पड़ेगा आपको, भारतेंदु युग। इसका हमने दूसरा नाम उस समय चल रहा था पुनर्जागरण युग, क्योंकि जनता बिल्कुल मृतप्राय थी, भूल चुकी थी अपनी अस्मिता को। पुनर्जागरण युग, भारतेंदु युग, आधुनिक काल का वो विभाजन कर रहे हैं हम, भारतेंदु युग। इसको हम बांट सकते हैं 1850 से 1900 तक, ईस्वी तक। क्यों बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपन इसका विभाजन देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। एक एक चीज समझते जाना, धीरे धीरे समझा रहा हूं बिल्कुल। द्विवेदी युग, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हुआ। ये द्विवेदी युग, जिसमें सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी से होता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका पटाक्षेप होता है। 1900 से 1920 तक अपन इसको मान सकते हैं। 1900 से 1920 तक अपन इसको मान सकते हैं, और इसका हमने नाम दे दिया था जागरण सुधार काल। नाम भी याद रखने बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है छायावाद। स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह, ये परिभाषा थी, स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह। तो छायावाद के 4 कवियों का नाम आपने खूब पता होगा, पंत निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो इसे कहते हैं पंत निराला युग। क्या कहते हैं इसको, पंत निराला युग या प्रसाद पंत निराला युग, पंत निराला प्रसाद युग। लीक से हटकर के कविताएं इस युग में रची भी गई थी। तो 1920 से लेकर के 1936, समझ में आ रहा है ना, एक एक बिल्कुल। 1920 से लेकर 1936, और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है प्रगतिवाद। चौथे नंबर पर कौन आता है, प्रगतिवाद। और इस प्रगतिवाद को अपन नाम दे सकते हैं साम्यवादी युग। क्या नाम दे सकते हैं मित्रों, साम्यवादी युग। 1936 से
1943 तक। ये सब ईस्वी चल रहे हैं, विक्रम संवत नहीं है। 5वें पर आता है प्रयोगवाद, जिसे अपन अज्ञ कह सकते हैं या तार सप्तक युग कह सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ ने तार सप्तक चलाए थे। तो 1943 से 1953 तक। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और यहाँ छठवां पार्ट भी आज की कवि ने 2 भागों बांट दिया। मेनली छठवां एक ही पार्ट है, अपन 2 भागों हम भी बांट लेते हैं। नवलेखन या यूँ कहें नई कविता 1953 से 1960 तक। और जो वर्तमान में अब चल रहा है वो नई कविता ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम उसे और बांट दिया। हिंदी नवगीत 1960 से अब तक। इस तरह से मित्रों ये आधुनिक काल का उप विभाजन आपके सामने मैंने रखा। इसको हमने 5-6 भागों में, पहला भारतीय हिंदी युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन और हिंदी नवगीत। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें हुआ क्या था मित्रों कि किसी ने तो, अब इसे पहले जो युग है ना, पहला भारतीय हिंदी युग की मतलब आधुनिक काल का शुरुआत किस तरह से माना जाए, इसमें मत है। और मत कैसे, किसी ने सो माना 3-4 के मध्य को, किसी ने माना 1850 से स्टार्ट होना चाहिए, किसी ने माना 1857 से स्टार्ट होनी चाहिए, और मित्रों किसी ने ये भी माना कि 1868 से इस आधुनिक कल्प युग की शुरुआत होनी चाहिए। अब अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से होते हैं मित्रों। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? गद्य काल भी कहा जाता है। तो आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से इस युग की शुरुआत मानने वाले बहुत से लोग हैं। बताऊंगा आपको एक एक बात। और 1857 हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए बहुत से लोगों ने यहीं से इसकी शुरुआत मानी। प्रथम मत की बात बता रहा हूँ, प्रारंभिक काल के मत के बारे में बता रहा हूँ। आधुनिक काल की प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई है, ये लोगों में मत अलग अलग मत है। और एक मत कहता है 1868 में। क्यों? क्योंकि पहली जो पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने छापी थी, जो मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, और उस पत्रिका का नाम था कवि वचन सुधा। मित्रों ये कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में संपादित हुई थी। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत के पक्के समर्थकों में से एक थे कि प्रारंभिक जो आधुनिक काल का है स्टार्ट हुआ 1868 ईस्वी से हुई है। ये काल जो है हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहलाता है, क्योंकि मित्रों 1840 से लेकर के 1868 के मध्य की जो अवस्था थी, उस अवस्था में कोई भी कार्य नहीं हुआ था, हिंदी साहित्य का कोई विकास नहीं हुआ था। इसलिए इस काल को संक्रांति काल कहा जाता है। मित्रों
मैंने कहा था शुरुआत की वीडियो आपको पूरी देखनी है। ये भूमिका हमने काल की बनाई। आगे अगली वीडियो में हम इससे रिलेटिव लेकर के चलेंगे बड़ा इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अपने मित्र को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।